नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह। आपका प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, आपको वो बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। और आज का प्रोग्राम तो आप मिस कर ही नहीं सकते। दीपक चौरसिया जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। सर वो पिक्चर देखिए आपने हाल फिलहाल में? मैं तो ऑलमोस्ट हर रात कुछ ना कुछ देखता ही हूँ। सर ये पिक्चर आ रही है, देखनी है। बिल्कुल देखेंगे। डिप्लोमैट, जी हाँ, नाम ही अलग है। डिप्लोमैट पिक्चर बनाई है, जॉन इब्राहिम फिल्म के अंदर है। और मतलब मैंने बड़ी जो होते हैं ना प्रीमियर वगैरह कुछ जगह, एक इनका कनाडा में भी हुआ था शायद, तो मैं रिव्यूज़ देख रहा था, बड़े शानदार रिव्यूज़ हैं सर। अच्छा, आज वो दौर है जब सिनेमा में लोग पिक्चर देखने जाते नहीं थिएटर में, तो ये भी एक हिम्मत का काम है कि फिल्म रिलीज़ करो OTT के ज़माने में। खतरे में फिल्म देखने से पहले फिल्म के बारे में अगर कुछ पता चले तो पता आपको बिल्कुल चलना चाहिए। तो किससे मैं बताऊं या किसी और से सुनेंगे? किसी और से कोई बेहतर ऑप्शन कोई हो तो। सुपरस्टार इन द हाउस, जॉन इब्राहिम। सर आइए, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। देवेंद्र, दीपक जी को आप जानते हैं? दीपक जी का जानता हूँ। थैंक यू। आइए सर, ये छोटी सी जो हमने अभी एक्टिंग की कैसी लगी आपको? आउटस्टैंडिंग। तो ये पिक्चर बनाई है जॉन इब्राहिम साहब ने, डिप्लोमैट। लेकिन आप कहेंगे आप मतलब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप अब एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, फिल्मों की बात करेंगे आपसे, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिक्स की बात करेंगे। आज हम पाकिस्तान की बहुत सारी बात करेंगे और हम आज भारत की डिप्लोमेटिक पावर की बात करेंगे। देखिए, भारत की सेना, भारत की आर्म्ड फोर्सेस तो बहुत सक्षम है, उसकी बहुत चर्चा होती है, उस पर बहुत फिल्में बनी हैं। जॉन इब्राहिम ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसे सब्जेक्ट को लिया है जिस पर फिल्म मुझे तो याद नहीं सर कभी बनी हो, कि हमारे जो राजनयिक होते हैं, राजदूत होते हैं, हमारी जो बाहर एम्बेसीज हैं या हाई कमीशन हैं, ये कैसा काम करती हैं। तो वो एक कहानी लेकर के ये आए हैं। और जो कहानी इस पिक्चर में दिखाई है जॉन इब्राहिम ने, वो रियल लाइफ स्टोरी है और बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है, अभी से 8 साल पुरानी स्टोरी है, मतलब लगभग 8 साल से भी कम। और एक ट्रू इंसिडेंट, एक वाकया जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की एक बेटी के ऊपर बीता, जो जुल्म हुआ, और कैसे उसको वहां बहुत चतुराई के साथ हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं उसको पाकिस्तान से बचा करके भारत लाए। उस वक्त सुषमा स्वराज जी होती थी, लेट सुषमा स्वराज जी हमारी विदेश मंत्री, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, फिर जॉन बताएंगे कहानी कैसे मिली सर आपको ये। जी सौरभ, मैं ऑफिस गया और मेरे प्रोड्यूसर जो है उनके डेस्क पे एक स्क्रिप्ट पड़ा था। और मैं हर रोज़, मैं सुबह ऑफिस 7 बजे पहुंचता हूँ, हर रोज़ एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स, बहुत सारे किताबें पढ़ता हूँ मैं। तो ये स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो स्क्रिप्ट्स होती है ज़्यादातर वाहियात स्क्रिप्ट्स होती है। तो मैंने स्टार्ट करा, उसको पढ़ा, लेकिन ये ड्रॉप नहीं हुआ मेरे लिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये बहुत 120 पेज स्क्रिप्ट है, तो 90 तक ड्रॉप नहीं हुआ। मैंने कहा क्लाइमैक्स में ये ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं जो एकदम 100% सही होते हैं मेरे लिए। मैंने पढ़ा, आई फिनिश्ड 120 पेजेस, 120 पेजेस मैंने पढ़े। और मैंने प्रोड्यूसर जिसने स्क्रिप्ट भेजा उसको मैंने फ़ोन किया और कहा कि आई वांट टू डू दिस फिल्म, ये फिल्म मुझे करनी है, आप मुझे डायरेक्टर से मिलाओ। और मेरे ऑफिस में किसी को पता नहीं था। डायरेक्टर आया, मुझे मिला, और आज यहाँ मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है, मतलब इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट थी वो। आई एन्जॉयड इट, क्योंकि मुझे वो, जैसे मैं फिल्म्स बनाता हूँ, मद्रास कैफ़े, परमाणु, बाटला हाउस, ऐसे फिल्म्स मुझे पसंद है। तो ये सिर्फ जियो पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये एक ह्यूमन स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद था। और ये एक, यूजुअली क्या होता है, पाकिस्तान को नीचा दिखाता है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, वो उनमें से ये फिल्म नहीं थी वो। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म, ह्यूमन स्टोरी, लड़की की कहानी, उज़मा अहमद की कहानी, और एक डिप्लोमैट जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जेपी सिंह जी का कैरेक्टर आपका। करेक्ट, जो आप जानते हो जेपी को। वो आप हमारे इजराइल के राजदूत हैं? नहीं, करेक्ट। उस वक्त वो डेप्यूटी हाई कमिश्नर पाकिस्तान होते थे। करेक्ट। और अभी आई थिंक Jan 17 को वो एम्बेसडर बने, तो अभी वो एम्बेसडर बने टू इजराइल। तो वो वाकया थोड़ा सा हम बता दें दर्शकों को, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं ना आपको? प्लीज। ये देखिए 2017 की बात है, मई की मेरे ख्याल से। हमारी एक बहन जो हैं वो मुस्लिम थी, उनका नाम है उज़मा अहमद, और ये मलेशिया गई थी घूमने। मलेशिया में इनको एक आदमी मिला, उससे इनकी दोस्ती हो गई। उसने इनको कहा कि आप आइए पाकिस्तान, हम आपको होस्ट करेंगे, आपको पाकिस्तान दिखाएंगे। तो ये पाकिस्तान चली गई उसके कहने पर। और इनका कहना है कि वहाँ मुझे पहुँचते ही कुछ नशे की गोली या कुछ दे दिया गया, मुझे ड्रग कर दिया गया और वो बेहोश हो गई। और जब उनकी आंख खुली तो वो खैबर पख्तूनख्वा में थी। उनका आप समझिए, जो जहाँ आज भी झगड़ा चलता है ना, वो ऑलमोस्ट वो तालिबान के कंट्रोल में एक बार चला गया था वो इलाका। पाकिस्तानी भी डरते हैं वहाँ जाने, पाकिस्तानी भी डरते हैं। वहाँ उनकी आंख खुली तो पता चला कि ये तो पहले से शादीशुदा है
और इसके 4 बच्चे हैं, और गन पॉइंट पर उनसे ज़बरदस्ती निकाह कराया गया, ज़बरदस्ती, और बहुत उनको प्रताड़ना दी गई, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कई दिनों तक उनको किया गया। फिर कहीं से उनको ये ख्याल आया, या उनको किसी ने अपने फ़ोन पर किसी से बात होते हुए परिवार में, कि तुम किसी तरह इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन पहुंच जाओ, कैसे भी करके, और वहाँ जाके बस इतना बोल दो कि तुम इंडियन नेशनल हो और वो तुमको बचा लेंगे, फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ, और वो ये कहानी बता रहे हैं जॉन कि वो कैसे इंडियन हाई कमीशन पहुँचती हैं, और इंडियन हाई कमीशन में 20-21 दिन उनको वहां रहना पड़ा, पूरी अदालती लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद उनको वापस लाया गया। Correct. और ये पहले कॉन्टैक्ट पर्सन थे जो उनके टच में आए उज़्मा के, जेपी सिंह। उन्होंने उनसे बात बोला, आप उनसे मिले? मैं जेपी से मिला फिल्म के पहले, क्योंकि मुझे उनका बॉडी लैंग्वेज स्टडी करना था, उनको देखना था कैसे दिखते हैं जेपी, कैसे बात करते हैं। बहुत हंसमुख है, प्यारे से, लेकिन जब भी बात करते हैं हंसी मजाक से। लेकिन आप पॉइंटेड सवाल पूछोगे जेपी से, कुछ भी जो डेलिकेट मैटर किसी भी चीज़ पे, तो वो आपको अपनी आंखों से वो ढूंढेगी, सर्च करेगी कि क्यों पूछा आपने ये। हाँ, तो वो बहुत ही शार्प है, बहुत स्मार्ट है। तो जिस तरीके से वो खड़े रहते थे, सब मैंने देख लिया, काफ़ी बातें हुई। और जब भी मैं सेट पे गया, मेरा ये एक ही मकसद था कि जॉन अब्राहम नहीं दिखे वहाँ पे, जेपी सिंह दिखे। और मेरे हिसाब से जब भी उज़्मा ने ये फिल्म देखी, और सादिया जो उज़्मा प्ले करती है इस फिल्म के, जब भी उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि वी कुड ओनली सी जेपी सिंह। तो ये सबसे बड़ा विक्ट्री मेरे लिए वो था। एक चीज़ यहाँ पे सर मैं और आपको बताऊं, जो एक बात जॉन ने कही कि वाकई विदेश मंत्रालय के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये फिल्म बनाई गई है, यानी कि जो रियल घटना हुई है फिल्म में वही दिखाया गया। अच्छा, ये कम होता है ऐसा। जेपी सिंह को जानते हैं आप? हाँ, बहुत पर्सनली जानता हूँ मैं। पर्सनली जानते हैं आप? हाँ, अभी विदेश मंत्री जयशंकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, करेक्ट, इन तीनों के एकदम से एक्सपर्ट माने जाते हैं। और जो विदेश मंत्रालय में वो डेस्क है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी थे एम्बेसडर बनने से पहले। अच्छा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बात कई बार करते हैं। हाँ। और वो आमतौर पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी, जैसे डिप्लोमेट जो होते हैं, अंडर कवर ज़्यादा रहते हैं। इनमें आपको विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ साथ एक IPS ऑफिसर वाला जो एलिमेंट है ना, वो भी नज़र आता है। अच्छा, बोल्ड ऑफिसर हैं बहुत। तो पाकिस्तान में सर्व किया तो बहुत बोल्ड ऑफिसर हैं, बहुत बोल्ड, और डिसीजन लेना हो, कुछ कोई चीज़ करनी हो तो एकदम क्विक, और दिमाग में इतनी क्लैरिटी। ये इस पूरे मामले की बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये सारा प्रकरण सर वहाँ चल रहा था इस्लामाबाद में, जब उज़्मा पहुँच गई किसी तरीके से अपने पति को, जिसने पति क्या मतलब जो टॉर्चरर था, किडनैपर था, उसको झूठ बोल के वो साथ में आया था, और ये खटखटा के अंदर गई कि मैं इंडियन हूँ और मुझे कुछ बात करनी है। इनको अंदर लिया गया, और वो बाहर बताते हैं अपने कुछ बंदूकधारियों के साथ बाहर ही खड़ा था कि ये आएगी। वो झूठ बोल के ये कर गई थी कि देखो हमारी शादी तो हो गई, और हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब दुल्हन को विदा करते हैं तो उसको कुछ शगुन देते हैं। तो मेरा एक भाई यहाँ नौकरी करता है, काफी रिसर्च करा, यही है ना। वेरी गुड। नहीं, वो सर वो इंसिडेंट मुझे याद है, क्योंकि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है सुषमा स्वराज जी की। तो उसको पैसे का लालच दी गई कि मेरा भाई यहाँ पर कुछ पैसे भिजवा रहा है, और वो चलो हम वो शगुन लेकर के आते हैं। वो इस लालच में आ गया, और एक बार उज़्मा इंडियन हाई कमीशन के अंदर दाखिल हुई तो फिर वो भारत ही पहुंची सीधे। तो सुषमा जी को मुझे याद है, उन्होंने वो उस वक्त कहती थी कि दुनिया में कहीं भी कोई हिंदुस्तानी परेशानी में हो, एक पता याद करना, इंडियन एम्बेसी कहाँ है, और उसके बाद तुम्हारी चिंता खत्म। वो लाइन प्राइम मिनिस्टर की थी सर, और वो देखिए तो प्रधानमंत्री की वो लाइन थी। विदेश मंत्रालय के लोगों ने, जब आप समझ सकते हैं कि विदेश मंत्रालय कोई भी मामला हो तो सीधे, क्योंकि दूसरे देश का मामला रहता है तो PM तक जाता है। उनका ये कहना था कि हर जगह एकदम से ये मैसेज रखो कि कहीं कोई फंसा हो तो उसके लिए भारत की सरकार। मतलब पाकिस्तान में इंडियन डिप्लोमेट्स कैसे रहते हैं सर? मतलब बड़ी कहानियां सुनिए, आप गूगल कीजिए, मारपीट तक हुई है लोगों के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ। पाकिस्तान तो ऐसी जगह, पाकिस्तान में तो संगीनों के साये में हमारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, और कोई भी डिप्लोमेट जब पाकिस्तान में निकलता है, इनफैक्ट जो जर्नलिस्ट वहाँ पर जाते हैं, मैं भी 6 बार कम से कम पाकिस्तान, 6 बार गया हूँ पाकिस्तान, 6 बार पाकिस्तान गया हूँ। सो 6 बार पाकिस्तान में आप जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं, अगर आप किसी डेलीगेशन के साथ हैं तो ठीक है, तब तो आपको डेलीगेशन का पीछा किया जाएगा, आपका नहीं है। लेकिन आप किसी भी अनआइडेंटिफाइड जगह जाने की जैसे भी कोशिश करें, जो आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है, एक तो आपको एग्जेम्पशन देते हैं कि भाई आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको पुलिस में नहीं जाना पड़ेगा, वरना आपको पुलिस में जाके हर दूसरे दिन आपको या हर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैं इस दिन यहाँ पर गया।
तो आपके पीछे तुरंत 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी लग जाती है। आप कोई किसी का इंटरव्यू भी करने जाओ तो वहाँ तो ये रूटीन है। और मैं आपको कंधार के वक्त का एक किस्सा बताता हूँ। मैं उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन था। कंधार हाईजैकिंग के वक्त जाने का इकलौता रास्ता पाकिस्तान के थ्रू था, और कोई रास्ता तो था नहीं, क्योंकि तालिबान के कंट्रोल में टेरिटरी थोड़ा इकलौता रास्ता पाकिस्तान के थ्रू था। तो हम पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे, तो पाकिस्तान एम्बेसी वाला हमको बताता था, बोला अब भी साहब हमको जाने नहीं देते, हम आपको कैसे जाने दें। तो मतलब वो हर चीज़ में चाहते हैं कि वो बिल्कुल नीजर रिएक्शन करें, और हमेशा उनका ऐसा ही रहा है। और पाकिस्तान मेरे ख्याल से अब देश तो बचा नहीं, मेरे मजाक ज़्यादा बन गया है। हर विदेश मंत्रालय का हर अधिकारी सौरभ आपको ये बताएगा कि पाकिस्तान में काम करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है वहाँ पे। जैसे बाकी जगह भी आपको परमिशन लेने ही होते हैं, वहाँ परमिशन लेना होगा तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत आसानी साथ नहीं देते, और वो एकदम से आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ ISI की ये व्यक्ति जो हमारा पीछा कर रहा है। अंडर कवर बहुत नहीं करते वो। जैसे हमारे सही कहा आपने, वो ISI का जो व्यक्ति जो उन्हें क्या बुलाते हैं आपको पता है? एंजल्स। अच्छा, उनको जो ISI के लोग उनको एंजल्स बुलाते हैं। सही कहा आपने, सॉरी आप। तो अब इस तरह का हो, कुछ नहीं होगा तो आके पता चला कि डिप्लोमेट के घर पे कॉल बेल दबा के भाग गया, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। हालांकि उसमें टिट फॉर टैट किया जाता है, बट इनसे यही चीज़ जरूर जानना चाहिए कि इतनी रियल घटना को स्क्रीन पे उतारना, जैसे JP सिंह को स्क्रीन पे उतारना, और रियल आप जाने में रिसर्च किया, वो कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था देवेंद्र, क्योंकि JP सिंह को मिलने के बाद मेरे लिए एक कोच लेके आए उन लोग, सौरभ, जो एनिमल फिल्म में था, सौरभ सचदेव। तो उनके साथ वर्कशॉप्स करा मैंने 3 हफ्ते के लिए। उसके बाद क्रू के साथ काफ़ी वर्कशॉप्स की हम लोगों ने। उसके बाद वापस 1 हफ्ते के लिए अकेले में मैंने वर्कशॉप्स करा इस कैरेक्टर के लिए। तो जब भी मैं सेट पे गया, मैं वो कैरेक्टर में था, तो काफ़ी मुश्किलें हुई, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो सही निकला। और हर टेक के बाद डायरेक्टर आके मुझे रिमाइंड करता रहा, ढूंढो उसको, ढूंढो लड़की, इंट्रोगेट कर रहे हो आप लड़की को, ढूंढो उसको, देखो आंखों में दिखता है। सो आफ्टर एवरी टेक वो मेरे पास आए। तो काफ़ी चैलेंजिंग था। लोगों को लगता है कि एक्शन चैलेंजिंग होता है, लेकिन भाई जब भी आपको दिमाग इस्तेमाल करना होता है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा विक्ट्री ये था कि उज़मा ने कहा कि सिर्फ JP सिंह मुझे दिखाई दी पिक्चर में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, हर फिल्म में आप थोड़ी जॉन अब्राहम हो, तो वो इम्पोर्टेंट। अरे सर, एक नई बात ये थी, क्योंकि मैंने ये आ रहे थे आज जॉन, तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे की दोबारा देखी। अच्छा, आपने देखी? हाँ, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सुषमा स्वराज जी, उज़मा और JP सिंह बैठे हैं, तीनों ने बात की है। कभी नहीं देखा मैंने सर कोई मिनिस्टर किसी ऑफिसर को बाय नेम इतनी बार प्रेज करे, तारीफ करे कि JP की वजह से हो गया, JP की बदौलत ही ये बेटी हमारे सामने बैठी है। सुषमा जी ने बहुत बार नाम लिया था, उज़मा ने नाम लिया कि मैं JP जी की वजह से यहाँ पर हूँ। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैरेक्टर वही है। अब आप सोचो उस आदमी की हालत, वो जब उज़मा वहाँ पहुँचती हैं तो उनका वो डिप्टी हाई कमिश्नर थे, हाई कमिश्नर दिल्ली आए हुए थे, यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सुषमा जी से बात नहीं हो सकती, हाई कमिश्नर से बात नहीं हो सकती, विदेश सचिव उसमें इन्वॉल्व है, विदेश सचिव से बात नहीं हो सकती। वो आदमी अकेला इतनी बड़ी मैटर को डील कर रहे हैं, सारे फैसले खुद लेने JP सिंह को। और वो पहला फैसला कि ये सच बोल रही है कि झूठ, पहले तो ये देखना होगा ना। एग्जैक्टली ये जो बोल रही है सच भी है कि नहीं। पासपोर्ट भी चेक करा उन लोगों ने कि ये एक्चुअली इंडियन सिटीजन है, क्या है, कहाँ से आई है, क्योंकि वो बुर्खा पहन के आई थी ना, तो सबको डर लगा कि कुछ सुसाइड बॉम्ब, कुछ वेस्ट में कुछ होगा। तो सबकी फटी पड़ी थी अंदर, एम्बेसी के अंदर, क्योंकि इट्स अ रिस्क गेटिंग सो। लेकिन आप ये स्टार्टिंग का जो फिल्म की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट हाफ एन आवर है, आप हिलोगे नहीं, अब ऐसे देखोगे इसको, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सारा आपका और उज़मा का इंटरेक्शन, मेरा और उज़मा का इंटरेक्शन, और सुषमा जी का भी फोन पे, और रेवती जिन्होंने ये किरदार निभाया है, आउटस्टैंडिंग। फिर फाइनली क्या हुआ, ये कोर्ट में गया उनके मामला, कोर्ट में गया तो हमने ये चीज़ दिखाया कि पाकिस्तान में अच्छे लोग भी है। मतलब जुडिशरी सिस्टम उस टाइम पे, जो जज नियाजी थे वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। लॉयर नून सैयद जो हमारे लॉयर थे, जो पाकिस्तान में थे, बहुत ही अच्छे लॉयर थे। तो पाकिस्तान में हमने ये दिखाया कि हर कोई बुरा नहीं है, अच्छे लोग भी है, जैसे इंडिया में भी। कई ने उस वक्त तारीफ की थी, जज साहब का नाम लेके तारीफ की थी वहां के, और करेक्ट कि उनके फॉरेन ऑफिस ने भी हमारा साथ दिया। लेकिन वो जो उसका किडनैपर था, उसने इस पूरे मामले को नेशनलिस्टिक रंग देने की कोशिश की। तो उसने कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, कोर्ट में उसके लॉयर ने बोला था, करेक्ट, जज के सामने।
कि भाई ये लड़की एक पाकिस्तानी की बीवी है, कैसे ऐसे चली जाएगी। तो इंडियंस जज ने कहा कि इस इंसिडेंट को गलत रंगत मत दो, ये पाकिस्तान और इंडिया का सवाल नहीं है, ये एक औरत का सवाल है। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा। आप देखिए, आपको मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ जब भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो फिल्म के अंदर है। तो हमने कुछ, जैसे हम यूजुअली हम लेते हैं ना थोड़ा डिविएशन, क्रिएटिव लिबर्टी। एक तो आप गाने डाल देते हो यार सीरियस पिक्चर में। बाप रे, नहीं इसमें नहीं है। नहीं जरूर देखना पिक्चर। और हमारा स्टूडियो टी सीरीज है और मैंने मना किया गाने मत डालो प्लीज, थैंक यू। क्योंकि मैंने बोला फिल्म बंद कर देंगे हम लोग, गाना मत डालो, ये गाने अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, नो, नॉट अलाउड। सीरियस सब्जेक्ट है यार, लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो गाना आता है और एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है आदमी का। और मैंने आज YouTube पे ट्रेलर देखा, जब आप सुषमा स्वराज जी का पहले से वो फोन पे बात कर रही है, वो शॉट आता है ना, आप दूर दूर से देख के कहीं नहीं कह सकते कि ये आवाज और ये तरीका सुषमा जी का नहीं है, बिल्कुल डिक्टो। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मा ने उस वक्त सुषमा जी के बगल में बैठ के कहा था, पाकिस्तान मौत का कुआं है। मैं तो, कोई मुझसे पूछेगा कि क्या कभी पाकिस्तान कोई और भी जाना चाहता है तो मैं मना करूंगी, मत जाना। मतलब मैं कोई आपको पाकिस्तान की आज कोई हम दर्जे उड़ाने नहीं बैठे, लेकिन उस वक्त रियल इंसिडेंट है ये। वो लड़की कितनी टेरराइज्ड होगी, बहुत ज़्यादा वो पहुंची होगी। लेकिन आप सोचिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो लड़की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, वो एम्बेसी पहुंची, KPK से एम्बेसी पहुंची, वो जो भी झूठ बोल के, ये बोल के, वो बोल के वो पहुंची, और एम्बेसी वाले ने उसको अंदर ले लिया। और फिर बाद में बताते हैं कि वो जब हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अब एम्बेसी से इस्लामाबाद से उसको वाघा बॉर्डर पहुंचाना है और बाय रोड आना है, और ये भी वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो आप फिल्म देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिल्म में हमने दिखाया है सब कुछ टू द पॉइंट, जो हुआ था वही दिखाया। एग्जैजरेट नहीं किया आपने, कुछ एग्जैजरेट नहीं किया। क्रिएटिव लिबर्टी का परसेंटेज के हिसाब से समझा जाए तो कितनी होगी फिल्म में? 5%, 3%, जो बहुत कम है, क्योंकि हम लोग जब क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, 60% या 80% क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं। जैसे मद्रास कैफे में क्रिएटिव लिबर्टी बहुत कम था, तो मद्रास कैफे के बाद परमाणु में भी बहुत कम करा हम लोग ने। मद्रास कैफे तो आपकी शानदार पिक्चर थी, शानदार फिल्म थी, और सब्जेक्ट ऐसा हमारे यहाँ जिसकी बात नहीं होती सर, वो इस पर उन्होंने पिक्चर बना ली कि इंडियन आर्मी के कितने मिशन आपको याद हैं। आप मुझे कहोगे पाकिस्तान से 48 की लड़ाई, 65, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, किसी को याद ही नहीं है आज की जनरेशन को कि श्रीलंका में इंडियन आर्मी ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया था। IPKF किसी को याद? इसकी कहानी बताई इन्होंने। और मैंने वो कहानी क्यों बनाई, क्योंकि जब एक सुबह पे मैं सो रहा था अपने बेड पे, और एक पानी का बूंद यहाँ पे गिरा, तो मैं उठा और मैं देख रहा था कि मेरी माँ जो थी वो रो रही थी और पर्दे वो खोल रही थी। तो मैं आधा पारसी हूँ, मम्मी पारसी, तो गुजराती में मैंने पूछा, मम्मी शू थे क्या हुआ मम्मी? बोले नहीं, राजीव गांधी को मार डाला उन्होंने। तो वो मुझे इम्पैक्ट लगा कि ये मेरी माँ है, किसके लिए रो रही है ये, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट वाज द अटैचमेंट, वो अटैचमेंट क्या था। तो तभी मैंने वो इलस्ट्रेटेड वीकली उस टाइम पे आया था, उसको खोला, कुर्ता में लोटो शूज़, पूरा स्किन ऐसे, वो सब देखा, बहुत इम्पैक्ट हो गया। और उस टाइम पे मैं तो सिर्फ स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने एक फिल्म देखी, हॉलीवुड फिल्म, शिंडलर्स लिस्ट। और शिंडलर्स लिस्ट देखने के बाद देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने शिंडलर्स लिस्ट देखी और 5 दिन के लिए मैं हिला हुआ था कि यार ये जूस के साथ क्या हुआ यार ये, और कहानी ने मुझे हिला दिया। और मैंने सोचा कि अगर लाइफ में मैं कुछ करूँ ना, तो लोगों को पॉजिटिवली या उनको अफेक्ट करना चाहिए कि इतिहास ये है, और उनको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने मद्रास कैफे बनाई। वो आपने प्रोड्यूस की थी पिक्चर? जी, मद्रास। क्रेडिट ऐसे आपने कई फिल्में करी ना, अब तो ऐसे अपने मतलब जियोपॉलिटिक्स पर या इंटरनेशनल अफेयर्स पर। मुझे वो एरिया बहुत पसंद है। वो परमाणु में आप हमारे 98 की न्यूक्लियर ब्लास्ट बता रहे थे, ये मैंने बताया इसमें आप। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट, इफ नॉट द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स वाजपेयी जी, यू नो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उस टाइम पे भी मैं मिलने गया था मुरली मनोहर जोशी से। काफ़ी उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड करा था उस टाइम पे कि बेटा ये करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, कि वो प्रोफेसर है, बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो मैं मिलने गया था। हर चीज़ पे मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, बैठ के मैं नोट्स लेता हूँ। लोग समझते हैं क्या पागल पारसी बाबा आ गया, क्या करने आ गया, लेकिन मैं बैठ के नोट्स लेता हूँ। ये सॉरी, आज मैंने बताया ना कि आज भी मैं आपके शो से पहले
आने से पहले मैंने विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से पूछा, उनका यही कहना था कि बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च उन्होंने किया है, फिल्म में जो कुछ भी है वो एकदम रियलिटी के करीब। तो ये अपने आप में बताता है कि रिसर्च कैसे करते हैं। नहीं, लेकिन मेरी हैरानी ये है कि आप देखो, मुझे कई बार मैं एडमायर करता हूँ, सोचता हूँ फिल्म स्टार्स को, एक्टर्स को, कैसे बदलते हैं सर ये, मतलब मेंटल, उस मेंटल फ्रेम में आना किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अब ये जेपी सिंह बने, आप जेपी सिंह को रियल पिक्चर में आप देखो कि जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल अफसर होता है, इनके बाल देखो आप, इनके ऐसे ही बाल हैं उनके एकदम अब एकदम हीरो से एकदम ये हो जाना। थोड़ा उनके सफेद बाल थे साइड में, लेकिन प्रैक्टिकली देयर। अंदाज यही है। अब आप परमाणु पिक्चर बनाओगे, न्यूक्लियर ब्लास्ट पे, आप मद्रास कैफे बनाओगे, बाटला हाउस आपने बनाई। इसके बाद मेरी अगली फिल्म का नाम है तेहरान, जो 2013 में इजरायली डिप्लोमेट के ऊपर जो हादसा हुआ, पीएमओ के, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर, और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद हमें पता चला कि वो पाकिस्तान नहीं है, वो ईरान के लोग थे, क्योंकि सिमिलर ब्लास्ट थाईलैंड और मलेशिया में हुए। करेक्ट। तो उसके ऊपर मैंने कहानी बनाई है जो रेडी है, जो अगस्त के पहले शायद रिलीज होगी। बहुत अच्छी कहानी है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एरिया है, इस मंच पे मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा लर्नेड है। इतनी सीरियस पिक्चरें आप करते हो और इसके बीच में फिर आप पठान भी करते हो। मुझे बहुत मजा आता है, पठान, गरम मसाला, धूम, दोस्ताना। देखो लाइफ में हर चीज में बैलेंस चाहिए आपको, और एक तरीके की फिल्म्स अगर आप ऑडियंस को दिखाओगे ना, वो थक जाएंगे। कॉमेडी में मजा आता है, और जब ये अक्षय और मैं, हम लोग साथ में गरम मसाला या जो भी करते, मुझे मजा आता है ऑडियंस को हंसाना बहुत। लेकिन आपको दिल से ये वाला काम करने में ज्यादा अच्छा लगता है? दिल से एज अ प्रोड्यूसर, मेरी पहली फिल्म विकी डोनर थी, शानदार पिक्चर। उसके बाद तो ये सारी फिल्में मैंने बनाई। एक मलयालम फिल्म मैंने प्रोड्यूस करी थी उस टाइम पे, एक मराठी फिल्म, अवार्ड्स जीते उसके लिए। लेकिन आई वॉन्ट टू मेक गुड स्टोरीज, और गुड स्टोरीज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हिंदी में बनाओ, आप मलयालम में भी बना सकते हो, जो आज के तारीख में बेस्ट सिनेमा केरला से आता है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ जॉन के बारे में। मैं जॉन से पहली बार मिला था जब इन्होंने गोल फिल्म की थी, और मैं उस वक्त आज तक में था, तब आप आज तक के स्टूडियो आए थे। उसके बाद मैं जॉन से मिला गोवा में, हमको बाइक पे एक शूट करना था, लेकिन उस दिन बाइक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो बाद में हमने नोएडा में किया था, जो मैंने दूसरे एक चैनल के लिए किया था। हम दोनों बाइक पे गए थे और स्पेशल परमिशन ली थी, वी कांट वेयर द हेलमेट बिकॉज वी आर इंटरव्यूइंग एंड शूटिंग। तो जॉन से मेरी 2010 में जो बात हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले थे, मेरा आधा घंटे का उनका डिस्कशन कॉमनवेल्थ घोटाले और उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर हुआ। और जैसे ही मैं निकला, आपको याद है ना, फुट ओवर ब्रिज गिरा था, याद है मुझे, कॉमनवेल्थ घोटाले के टाइम आर्मी ने बनाया था बाद में आर्मी ने उसको बनाया था, क्योंकि कॉमनवेल्थ शुरू होने वाला था। तो हमारे डिस्कशंस के पॉइंट ऐसे होते थे, और मैंने ऐसा कोई सिनेमा स्टार नहीं देखा जो इतना वेल रेड हो कि डे टू डे में जो हैपनिंग हो रही हो उसके बारे में जानता हो। अभी मेरे से पाकिस्तान के बारे में, ये पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ ना, अभी मेरे से शो से पहले उसके बारे में पूछ रहे थे। आप पाकिस्तान पे आपको पढ़ने में मजा आता है? पाकिस्तान एक्चुअली में इजराइल, हमास, हूती, हिजबुल्लाह जो वहाँ पे हो रहा है, यूक्रेन, और जो ट्रंप हर रोज़ अनाउंसमेंट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे मैं हर रोज़ सुबह मैं न्यूज़ देखता हूँ, हर चैनल देखता हूँ, सब चीज़ देखता हूँ, क्योंकि देन यू गेट सम न्यूट्रलिटी कि अच्छा ये चैनल अल जजीरा ये बोल रहा है, वो चैनल वो बोल रहा है, वाइस चैनल एक यूट्यूब चैनल ये बोल रहा है। सो हर चैनल से आपको एक इंडिया ने जो अपनी पोजीशनिंग की है आज के वर्ल्ड ऑर्डर में, उस पर आपको क्या थॉट है? जी, एक चीज़ से मैं बहुत सहमत हूँ, इफ़ आई मे से सो, क्योंकि जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, मेरे दिल के अंदर मैंने सिर्फ अपने अंदर सोचा, यार रशिया का हाथ मत छोड़ना, रशिया का हाथ मत छोड़ना, रशिया का हाथ मत छोड़ना। मेरे अंदर वो था, और इंडिया ने हाथ पकड़ के रखा। और अगर आप हिस्ट्री देखने जाओगे, रशिया 30 साल से वही कह रहा है, नेटो प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, कोई नहीं सुन रहा था। आज हम लोग ने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया, सो हैट्स ऑफ टू द इंडियन गवर्नमेंट। प्लीज़, अभी दूसरा अभी चल रहा है, ट्रम्प ने जाके बोल दिया F-35 या Su-57, अभी उसमें लग गए हम लोग। तो मैंने जाके पूरा रिसर्च करा एरोप्लेन्स पे कि F-35 के अंदर क्या है। तो हम नहीं करते हैं जितना नहीं, मैंने किया। दे रहे हो। और F-35 जो है वो 120 मिलियन का एक प्लेन आता है। Su-57 जो है, सुखोई 57 80 मिलियन, 50 मिलियन उसके, और हमें हाइपरसोनिक अब कैपेबिलिटीज भी मिल रहे हैं रशिया से। हमें ये भी मिल रहा है कि हम इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, और हमारा खुद का आ रहा है नेक्स्ट ईयर 2028 में, 2027-28 में आ रहा है। तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो उस पर मैं खुद अपने आप से डिबेट कर रहा था
क्या F-35 खरीदे? नहीं वो, लेकिन स्टेल्थ वाइज दैट इज द बेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, F-35 प्रोमो। नहीं सॉरी, तो मैं किसी और दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों पे मैं हर रोज देखता हूँ। आपके प्रोमो में अभी जो हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका एक कोट है, कोट क्या आपने वो एक उन्होंने बात एक इंटरव्यू में बोली थी, उसको मैंने सुना, इन्होंने यूज़ किया हुआ है कि उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट भगवान कृष्ण और हनुमान जी थे। फिर उन्होंने उसके बाद भी एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों कह रहा हूँ, और उन्होंने कहा था कि ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग, मैं चाहता हूँ हम हिंदुस्तानी अपने बारे में सोचें, अपनी हिस्ट्री, अपनी मैथोलॉजी के बारे में सोचें कि हमारे पास हीरोज़ की कमी नहीं है। आप, उन्होंने कोट किया कि भाई अब दुनिया में मेरे ऑफिस में जाके पूछ लो किसी और अफसर से सबसे अच्छी किताब कौन सी है फॉरेन पॉलिसी, वो कोई आपको वेस्टर्न ऑथर की या थिंकर की और नाम बता देगा। करेक्ट। क्यों नहीं? हनुमान जी से बड़ा डिप्लोमेट कौन है? करेक्ट। वहां जाके बात भी कराए रावण से और जला भी आया उसका घर, जो आप कह रहे थे ना IFS और IPS एक इनटू वन। कृष्ण जी ने कितनी बड़ी डिप्लोमेसी करी दुर्योधन और कौरवों के साथ। जब भी हम लोग हिंदी फिल्म, जब भी हम लोग फिल्म्स देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, हमें ये लगता है कि यार अमेरिकन का आर्मी इतना कूल है, अमेरिकन आर्मी, कोई इंडियन आर्मी के बारे में बात ही नहीं करता है। और जब भी हम लोग दिखाते हैं इंडियन आर्मी को, मेरे हिसाब से अभी टाइम आ गया है कि हम इंडियन आर्मी को एक ऐसे नज़रिया से देखें कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी इज़ द कूलेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो इस पे भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और एक आपके भी गेस्ट शायद हो गए, मेजर समरतूर, जो UN पीस कीपिंग फोर्स के साथ साउथ सूडान गए थे, तो मैंने उनके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा है, उनके लाइफ राइट्स लिए मैंने, और मलक्कल गए थे वो साउथ सूडान में। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया उधर, इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, तो एक अलग नज़रिया से हम लोग हमारे सोल्जर्स को देखें ना, तो मज़ा आएगा, क्योंकि ऑडियंस बदल चुकी है। अगर आज चिट्ठी लिखी हम लोग बोले स्वदेश आत, वो मानेंगे नहीं, बोले कम ऑन लेट्स मूव विद द टाइम्स, ऐसे बात करेंगे। तो हमें भी मूव विद द टाइम्स करना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि हम लोग जो भी दिखाए एंटरटेनिंग दिखाए, लेकिन एक कुछ नया दिखाए ऑडियंस को, और हमारे ऑडियंस को हम बताएं कि इंडिया, व्हाई इज इंडिया, मेरे हिसाब से व्हाई इज इंडिया द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यू बिलीव दैट? आई बिलीव इंडिया इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो मैं मानता हूँ। और मेरा सबसे कीमती चीज मेरे वार्डरोब में मेरा इंडियन फ्लैग है, जो मैं फोल्ड करके रखता हूँ। मैं काफी ऑब्सेसिव हूँ इंडिया के बारे में, मैं निंदा कर सकता हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर बाहर का कोई करे तो नहीं, लोग तो कह रहे हैं हम ऑटोक्रेसी हो गए, सेमी क्या ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी, समथिंग लाइक दैट। ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी, यू नो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट ऑन दैट, बोल के वो एक अलग कॉन्वर्सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी, क्योंकि एक डर पैदा हो चुका है, वो इट्स अ फैक्ट। जैसे मैं, सॉरी थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में कहा और काफ़ी आलोचना हुई, मैंने कहा कि औरतें, जानवर और बच्चे हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। कोई भी डिबेट पे आप मुझे लेके, आप कैसे डिबेट कर सकते हो मेरे साथ? हम्पी में क्या हुआ अभी, आप कैसे डिबेट कर सकते हो मेरे साथ? यू कैनॉट डिबेट। लेकिन मैं एक ट्रू हिंदुस्तानी हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँ देन आई एम नॉट एन इंडियन। और क्रिटिसाइज कर पा रहा हूं मैं, यस कर पा रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट। इस मंच पे हम लोग बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी सोच है, लोग डर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वी आर स्टिल अ वेरी हेल्दी डेमोक्रेसी। ओके, वी आर अ वेरी हेल्दी डेमोक्रेसी। हमें, मुझे ये डर है अभी कि अभी रिसेशन चालू होने वाला है, मुझे वो डर है कि अभी ये जो $1.3 ट्रिलियन अभी ओवरनाइट वाइप आउट हो चुके हैं शेयर मार्केट से। या इट इज वेरी स्कैरी। तो अभी आपका नुकसान हो गया क्या? हाँ, मैं तो हर चीज में मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ भाई। मैं एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मुझे नहीं खरीदनी है, मुझे इन्वेस्ट करना है। हर पैसा है, हर रुपया, क्योंकि जहां से मैं शुरू हुआ 500 रुपए से शुरू हुआ, तो मैं डरा हुआ आदमी हूँ, मैं मिडिल क्लास आदमी, मुझे इन्वेस्ट करना है। ये तो सच में मिडिल क्लास वाली सोच है। और ऊपर से आधे गुजराती हैं, तो सोचिए ना, तो ये गुजराती भी नहीं, ऊपर से पारसी भी है। गुजराती हैं, पारसी हैं, मतलब आप देखिए पैसा पकड़ के चल रहा है। बिल्कुल। अरे जब ही रतन टाटा जी, गॉड ब्लेस हिज सोल, लेकिन जब ही वो नैनो लेके आए थे, मम्मी गुजराती आप थोड़ा बहुत तो हमारी ऑडियंस भी समझेगी, वो उन्होंने बोला मुझे टाटा नु छे लई ले वो टाटा की गाड़ी है, ले लो। तो हमारा जो अटैचमेंट है, वो जो पारसी इसका जो एक होता है, वो बहुत ही स्पेशल है। अभी आप जो मुझे दिखा रहे थे ये तो फिल्म में आप नहीं दिखा पाए? नहीं, और इट इज नॉट द फिल्म। और हर फिल्म में अगर आप
तो बिना एक्शन के मतलब वो थ्रिल कैसे क्रिएट किया आपने? मेरे हिसाब से अगर आप ये फिल्म देखोगे, मैं शायद ये कह रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मद्रास कैफे के बाद अगर मेरा एक परफॉर्मेंस है जो कहने लायक है वो ये फिल्म है। और मैं मानता हूँ कि डायलॉग्स जो मैंने कहा इस फिल्म में, मेरा जो एम्यूनेशन है वो मेरे डायलॉग्स है इस फिल्म में, जो रितेश शाह ने लिखे। बहुत अच्छे डायलॉग राइटर है, उन्होंने लिखे। सो अ राइटर कैन मेक और ब्रेक अ फिल्म। बात तो सही है। एक्टर तो सिर्फ एक सारथी है, एक्टर यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगा। अगर हम सब बैठ के अपने बाइसेप्स के बारे में सोचे और हमारे बारे में सोचते रहे, कैसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। और जेपी सिंह जी का भी हर दूसरा तीसरा लाइन एक डायलॉग होता है, लेकिन वन लाइनर होता हाँ, अच्छा, करेक्ट। वन लाइनर एकदम से ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो वो जो जवाब आएगा ना वो बड़ा सटीक, वो एक लाइन में आपको बहुत कुछ समझा जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है। एकदम से ऐसा लगता है कि कोई कंप्यूटर है, आपने टक 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 किया उधर से। वैसे आज मतलब ये पिक्चर जिस दौर में आ रही है, आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है इंटरनेशनल अफेयर्स की भी भारत में। उसका क्रेडिट इस सरकार को जाता है कि इन्होंने बताया कि हम दुनिया में भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और दुनिया में भारत का स्टैचर जो है वो उठ रहा है। मैं सबसे पहली बार 1998 में इस देश के बाहर गया था पढ़ने के लिए, है ना। मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी। मैं उस वक्त एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मुझे यूके जाके ये लगा कि हमारे बारे में तो लोग ये सोचते हैं कि सांप और सपेरों का देश है। ये हमारा था, वी आर द कंट्री ऑफ स्नेक्स एंड स्नेक चार्मर्स। ये हमारा एक परसेप्शन था। लेकिन 2002 के 1998 के न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जिस पे इन्होंने फिल्म बनाई, उसके बाद जिस तरह से हमने इकोनॉमी को ओपन अप किया, ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ पर हुआ, और जैसे हम पूरी दुनिया में कॉम्पीट करने लग गए, ये एक फेज था। लेकिन दूसरा फेज 2014 में मोदी जी के आने के बाद आया, जब हमने पूरी दुनिया के डायस्पोरा को अपने देश से जोड़ दिया और सर, तो हमने सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा किया। ये डिप्लोमेटिक हेफ्ट हम अब पहली बार ये दिखने लगा है। बिल्कुल भाई, जब आप बोलते हो कि यूक्रेन में, अब उसका बड़ा लोगों ने मजाक बना दिया, मोदी जी ने कहा था, लेकिन बात तो सही है कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी और आपके लोग वहां से बच के आ रहे थे ना। रशिया और रूस की लड़ाई के बीच में से भी आपने अपने स्टूडेंट्स को वहां से रेस्क्यू किया। जेपी सिंह ही लेके आए थे, जेपी सिंह ही लेके आए थे वो। इसके अलावा कुलभूषण जाधव वाले मामले में भी जो एक्सेस मिला था जेपी सिंह, कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में बंद है, उन्होंने उसको किडनैप तो उसका करके जिक्र टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। उसका जिक्र हमने इस फिल्म में किया है। बेसिकली ये उस टाइम चल रहा था ये मामला। करेक्ट। काउंसलर एक्सेस जो थी वो मेरे ख्याल से उसी वक्त हुई थी। वो मामला हेग तक गया था सर। बिल्कुल। और आपको पता है 1 रुपए का वो सिक्का हरीश साल्वे ने बांसुरी स्वराज को बांसुरी स्वराज ने हरीश जी को दिया था, क्योंकि सुषमा जी की आपको पता है 2019 के अंदर उनकी बड़ी अनफॉर्चुनेट बीमार थी वो, लेकिन उनका देहांत हुआ था। तो सुषमा जी का वादा था वो बांसुरी और स्वराज कौशल जी ने पूरा किया था। आज तालिबान को लेकर जो भारत सरकार की पॉलिसी है वो जेपी सिंह की बनाई हुई लाइन है। जो भी फोटोग्राफ्स आप देखोगे, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं देखो, जो भी फोटोग्राफ्स अभी आप देखोगे तालिबान के साथ, जो बंदा जो आदमी खड़ा है वो जेपी सिंह है। आप इसमें रियल लाइफ पिक्चर्स यूज किए हैं कुछ? जी। अच्छा जी। एंड में हमने स्टोरी तो काफी सबको पता है, लेकिन आप देखिए वो आपको पता चलेगा। नहीं, वो ऐड करता है लोगों को, ऑफ कोर्स। लोग क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट्स लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ देखना चाहते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि जेपी सिंह से जब मैंने पूछा इस घटना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जॉन अब्राहम की फिल्म देखी है, जॉन अब्राहम से सुनिए और जॉन अब्राहम की फिल्म देखिए। मतलब वो इतने निश्चिंत हैं कि घटना जो हुई वैसे ही दिखाया और वो बहुत खुश हो गए देख के। आपके लिए इस पूरी स्टोरी का मतलब बेस्ट, आपके मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग या बेस्ट हिस्सा कौन सा है? जी, क्योंकि कि डिप्लोमेट का एक ह्यूमन साइड भी होता है, क्योंकि हर एक के लाइफ में, आपके लाइफ में, हर एक के लाइफ में एक पर्सनल एक ट्रॉमा होता है, जो भी हमारे पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो हमने दर्शाया इस फिल्म में। और एक पॉइंट पे उज़मा का जो कैरेक्टर वो बोलती है मुझे कि जेपी साहब जो आप हो आप दिखाते नहीं, और जो आप नहीं हो, जो कि उन्होंने कुछ ऐसे लाइन बोला था कि आप जो सच में हो असल में आप दिखाते नहीं हो। तो मेरा एक बहुत अच्छा लाइन है इसमें कि वो मेरी गलती नहीं है, पेशे से डिप्लोमेट हो, कैरेक्टर से नहीं। तो दैट्स द ब्यूटीफुल लाइन, और वो इस फिल्म का जो मेन थ्रेड है वो है। क्या बात है सर, पिक्चर देखनी पड़ेगी। बिल्कुल देखेंगे। मैं 100%, और मैं ये भी कहूँगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों ने ये फिल्म देखी। अच्छा। और एक जो एक थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 14 साल का है, और मैं चाहूँगा कि वो ये फिल्म देखे, और हर एक इंडियन को ये फिल्म देखनी चाहिए।
तो आपने सुनी लिया खैर उनसे। और देखो मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग फिल्म कास्ट साथी हैं, हम लोग मिलते हैं, सब कुछ होता है कभी, लेकिन इतनी क्यूरियोसिटी अंदर से नहीं आती कि भैया पिक्चर देख ही लो जा करके। अभी इनसे बात करके नहीं, मैं कल से जब से इस फिल्म के बारे में इनसे बात करने के लिए, इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो पूरा इंसिडेंट याद किया। ये आपको देखनी चाहिए पिक्चर, देखनी चाहिए आपको, हिंदुस्तानी के तौर पर मज़ा आएगा। और मैं मज़ा शब्द बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा ये पिक्चर देख करके, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने इनसे जान ही लिया है। तो एक वादा कीजिए, 14 तारीख को पिक्चर रिलीज़ होगी, 14 को ना जा पाए, होली है तो 2-4 दिन बाद ज़रूर चले जाइएगा, लेकिन जाइएगा ज़रूर, पिक्चर दिखेगा ज़रूर। पिक्चर का नाम है डिप्लोमेट और सुपरस्टार जॉन अब्राहम की पिक्चर। एक चीज़ और सौरभ की, जैसे इन्होंने बोला ना कि नज़रिया बदलेगा, इनके बारे में भी बातचीत करने के बाद एक नज़रिया बदला कि आज तो ये फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं, नहीं कल को डिफेंस से रिलेटेड या फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो तो उसमें भी इनको गेस्ट के तौर पर। अरे आपका मेरा काम बढ़ा दिया इन्होंने, एडिटर बोलेगा भी हमारा कि वो जॉन जो है सुबह उठ के 10 चैनल देखता है, अखबार पढ़ता है, तुम क्या करते हो? मैं बहुत खुश हूँ, मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं आऊँगा, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा 100%। मैं रिसेंटली मैं नमजाई गया था और चाइना बॉर्डर पे गया था, अरुणाचल की उस साइड पे मैं चाइना बॉर्डर पे गया था, बहुत अच्छा लगा। कौन सा फिल्म स्टार F-35 और सुखोई के बारे में जानता है? चलिए तो आप इनको फ्री करें सर हम। जॉन बहुत 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 शुक्रिया और बहुत आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, और पिक्चर चलेगी सर। थैंक यू सौरभ, थैंक यू पिक्चर चलेगी हम। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र देने में। मैं अपने टिकट तो ले लूँ इनसे यार, हम दिल्ली वाले हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।